हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन टॉपिक, जो कि हमारे अकाउंट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि कोई भी अगर हम एसेट खरीद लें, अगर हम बात कर लें कि हमने कोई भी प्लांट खरीदा है या कोई भी मशीनरी खरीदी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन को पहले फाइंड आउट करना कि उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जैसे अब मशीनरी है, हम रोज रोज उसको यूज करेंगे तो उसमें थोड़ी सी है वो घिस जाएगी। ऑब्वियस यही होता है ना कि अगर हम एक्टिवा की बात करें, अगर हम एक्टिवा ले लें, ठीक है, नॉर्मल हम अकाउंट्स में ना बात करें, जनरल लेवल पे अगर हम बात करें एक्टिवा, तो अगर हम कह रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 कि वो 5 साल चलेगी हमारी एक्टिवा, ठीक है जी। सबसे पहले साल वो कितनी थी, हमने खरीदी कितने की? 1 लाख की। अब 5 साल बाद हमें पता है कि वो जो एक्टिवा है उसको हमने चेंज कर लेना है। आफ्टर 5 ईयर्स हम क्या करेंगे? अपनी एक्टिवा को चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो उससे ज्यादा नहीं चलेगी। पहले साल वो 1 लाख की थी, तो हमने क्या किया? 1 लाख में से 10,000 रुपये अलग रख लिए कि चलो ठीक है, एक्टिवा लेनी है। अगले साल अब यूज हो, अगर हम आज मार्केट में इसको बेचने जाएंगे तो ये 1 लाख की बिकेगी। अगले साल, दूसरे साल वो यूज हो गई, अब हम इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो 1 लाख की बिकेगी? बिल्कुल भी नहीं, वो 80,000 की बिकेगी। तीसरे साल हो सकता है वो 50 की बिके, 40 की बिके, चौथे साल या 30 की बिके, पांचवें साल या हो सकता है कि वो 30 की बजाय 10,000 की बिके। हो गया कि पहले साल हो सकता है वो 1 लाख की बिके, दूसरे साल 80, तीसरे साल 50 की, चौथे साल 40 की, पांचवें साल हो सकता है वो 30,000 की बिके या 10,000 की। मतलब जैसे जैसे वो चीज पुरानी होती जाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। पहले साल ज्यादा थी, दूसरे साल कम, तीसरे कम, चौथे कम, पांचवें में सबसे ज्यादा कम। सो ये जो गैप आया इन दोनों में जो गैप आया 1 लाख में और 80,000 में, वो क्या शो कर रहा है कि ये जो 20,000 है बीच में से, वो क्या है? इसकी घिसावट। 80 और 50 में 30,000 का जो गैप आया वो क्या है? घिसावट। 50 और 40 में 10,000 का गैप है, वो घिसावट। मीन्स कि कितना हमने उस मशीनरी को, एक्टिवा भी तो एक मशीनरी है, हमने इस मशीनरी को कितना यूज किया, जितना हम ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन। सो वी कैन से कि डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू, ग्रेजुअल डिक्रीज, धीरे धीरे आता है डिक्रीज। ये नहीं है कि आज खरीदी और कल को हम कहते इसको बेचे, ये खराब हो गई। नो, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम कह सकते हैं ड्यू टू वियर एंड टियर। ठीक है, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपको डेप्रिसिएशन पे दी है। बाकी हम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से हम अपनी बुक से समझेंगे। अगर आपको डेप्रिसिएशन की थ्योरी में प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको मेल कर दिए जाएंगे। आपके नोट्स जो 5 to 6 पेजेस में एक आंसर प्रॉपर लिखा होगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। और रही बात, अगर हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करें, तो वो एक एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो आपको सॉल्व करके दिया जाएगा, वो आपको अगली वीडियोस में मिल जाएगा। ये नहीं है कि हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे और कंसेप्ट खत्म, हम हर एक प्रैक्टिकल सम को अच्छे से सॉल्व करेंगे, सो दैट कि जब तक आपके पेपर आए आपको फुल फ्लैज ये चैप्टर तैयार हो जाए। इसी चैप्टर के नहीं, बल्कि हमारे अकाउंट्स में जितने भी और चैप्टर्स हैं उनके भी आपको प्रॉपर जो है नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल सम्स मिल जाएंगे। अगर 35 है, 45 है, तो 45 के 45 सम्स जो है वो सॉल्व आपको मिलेंगे। सो अब हम करते हैं डेप्रिसिएशन की थ्योरी अपनी बुक से। सो ये है हमारा कंसेप्ट डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले हम, इन्होंने इंट्रोडक्शन में जनरल बात बताई हुई है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, जो वो एसेट्स हम यूज करती हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलता है। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स ये वो एसेट्स होती हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं मोर देन 1 ईयर।
इसमें एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मीन्स इनको अगर हमने एक्वायर करना है तो जो पैसा है वो हम क्या करेंगे, एक बार खर्चेंगे। जो हम पैसा है मीन्स कॉस्ट है वो वन टाइम होगी, और बेनिफिट जो है वो बहुत बार होगा, मोर देन 1 ईयर। वन टाइम मीन्स एक साल में हमने खरीदना है। मान लीजिए हम 2024 में खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं एसेट को, और एक्टिवा ही अगर हम परचेज कर रहे हैं तो क्या एक्टिवा एक ही साल चलती है? बिल्कुल नहीं, वो 5 साल चल रही है। हमने पिछले एग्जांपल में किया, अगर वो 5 इयर्स चल रही है मींस एक साल अगर हमने खर्चा किया फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो उसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर्स आया, मींस वो 5 इयर्स तक हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। सो ये होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और भी करंट एसेट्स हमारे पास आते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम एक साल में खरीद रहे हैं और उसका बेनिफिट हमें एक ही साल में मिल रहा है। इसमें हम एग्जांपल ले लें, एक्टिवा, प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं आएंगे, इसमें हमारे आ जाएंगे डेटर्स, कि एक करंट एसेट्स के लिए डेटर्स, एक बार सामान बेचा, उसी साल में हमें जो है वो मिल गए पैसे, उसके उधार पे बेचा और उसी साल में हमें पैसे मिल गए, तो वो हमारे करंट एसेट्स होंगे। सो इन मींस कि फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट्स, मेनली जो हम डेप्रिसिएशन अपने सम्स में सॉल्व करेंगे वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही लगेगी, कि जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा है। और इसको एक्वायर करने के लिए अगर 5 साल बाद मुझे नई एक्टिवा लेनी है, तो 5 साल बाद मेरे पास जो है वो फंड्स होने चाहिए, सो दैट कि मैं अपनी खरीद सकूं नई एक्टिवा। सो उसके लिए डेप्रिसिएशन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा अपने फंड्स में जमा करते रहते हैं, बिकॉज जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो एक परसेंटेज मेथड पे लगती है, जो बहुत सारे होते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट में कवर करेंगे जैसे जैसे आएगा। ये था हमारे फिक्स्ड एसेट्स की इंट्रोडक्शन का। सो अब आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन का मीनिंग। डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि वो फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है उसमें गिरावट होनी, उसमें डिक्रीज होना। जैसे कि हमने एग्जांपल भी की थी एक्टिवा की, कि बुक वैल्यू वी मींस बुक वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 लाख, और किसी भी एसेट का अगर वो 1 लाख से कम होकर 90,000 हो जाती है, तो ये जो 10,000 बीच में गैप आया, ये क्या हमारी डेप्रिसिएशन। यही उन्होंने बोला है कि डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, ये परमानेंट होती है और कॉन्टिन्यूसली गिरावट होती रहती है। ये नहीं है कि पहले साल जो है वो हमारी 10,000 की डेप्रिसिएशन आ गई, दूसरे साल वो आई नहीं, तीसरे साल वो 5,000 होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है जी, इस ईयर भी कुछ ना कुछ वो वैल्यू आई होगी। सो यही उन्होंने कहा है कि जो डेप्रिसिएशन है वो परमानेंट है और कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूसली जो है उसकी वैल्यू में डिक्रीज आएगा। मींस डेप्रिसिएशन क्या परमानेंट है और कॉन्टिन्यूस डिक्रीज आ रहा है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। उसके कारण क्या है? क्योंकि हमने उसको यूज किया है। एफ्लक्शन ऑफ टाइम मींस कि जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हमारी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऑब्सोलेसेंस मींस अब उसकी खत्म हो गई है, अब न्यू मॉडल आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, सो उस पुरानी हम खत्म हो गई है, सो उसकी डेप्रिसिएट होगी, मींस अब वो काम में नहीं आएगी, हम नहीं लेंगे। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, जैसे पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट्स भी तो एक तरह के हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जब पेटेंट्स की लीगल राइट्स हैं वो हमारी और वो एक्सपायर हो जाते हैं, अगर मान लीजिए हमने जो है पेटेंट्स लिए थे 5 साल के लिए, सो आफ्टर 5 इयर्स वो क्या हो गए? एक्सपायर हो गए, मींस डेप्रिसिएट हो गए, हमें और लेने पड़ेंगे, न्यू करने पड़ेंगे, और कोई और कारण भी हो सकता है। ठीक है जी, बाकी हम कारण नीचे डिटेल में करेंगे, ये जस्ट आपने मीनिंग में लिख देना है। और कार्टर जो थे हमारे ऑथर थे, अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट थे, उन्होंने डेप्रिसिएशन को डेफिनेशन दी। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज। कहते हैं कोई भी कारण हो, ये जो हमने 2-3 ऊपर कारण डिस्कस किए, इनके अलावा कोई भी कारण हो,
अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इट मीन्स वो डेप्रिसिएशन का कारण चाहे कोई भी हो, चाहे टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, वो पुरानी वाली खराब हो गई है, चाहे कोई भी कारण हो सकता है। सो नीचे हमने कर लेने हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने ये वाली एग्जांपल ली क्योंकि हम जनरल अगर किसी को मीनिंग भी बताते हैं तो वो भी यही बताते हैं कि ग्रेजुअल डिक्रीज होना एसेट की वैल्यू में कोई भी कारण हो। सो यही अगर हम किसी ऑथर की डेफिनेशन लिख दें, ऐसी अगर हमें मिल जाए सिंपल इजी है लर्न करना, ऑब्वियस इफेक्टिव लगेगा हमारा आंसर। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में दो कॉजेज होते हैं, फिजिकल कॉज और इकोनॉमिक कॉज। फिजिकल कॉज मींस उसमें तीन आएंगे, वियर एंड टियर, डिस्ट्रक्शन और डिके। वियर एंड टियर, सम एसेट्स कहते हैं वो फिजिकली जो डिटेरियोरेट करते हैं, मींस फिजिकली एक्टिव आया, उसकी जो मशीनरी है वो एक, और फिजिकली फिजिकल पार्ट जो है वो उसका खराब हो गया। वो कैसे खराब होगा कि ज्यादा यूज करेंगे तो जल्दी खराब होगा। सो कॉन्स्टेंट यूज ऑफ एसेट्स वेयर आउट्स द एसेट, मींस अगर हम रेगुलरली उस एसेट को यूज करी जाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, कम हो जाएगी, वो ज्यादा घिसेगी। ज्यादा अगर एक एसेट को यूज करेंगे, मोर एन एसेट इज यूज्ड ग्रेटर इज द वियर एंड टियर, ज्यादा वो घिसेगी। इन्होंने ये एग्जांपल ले लिया कि एक मशीन है जो 2 शिफ्ट्स लगा रही है और उसकी ऑब्वियस वियर एंड टियर ज्यादा होगी अगर हम उसको कंपेयर कर ले उस मशीन के साथ जो सिंगल शिफ्ट लगा रही है। इसको जो है वो हम सिंपल और इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं वियर एंड टियर वाले प्रोसेस को। अब हम दो एक्टिवास की एग्जांपल लेंगे, ए और एक्टिवा बी। ए जो है ना वो चलती है 5 घंटे रेगुलरली, सेम रूट है दोनों का, और ये भी चल रही है 3 आवर्स। ये कितने आवर्स चल रही है, 5 आवर्स। ये 3 आवर्स, रूट दोनों का सेम है, दोनों ने एक ही रास्ता क्रॉस करना है। ठीक है, ये रास्ता है और दोनों यहां से गुजरते हैं, स्ट्रेट रास्ता है, कोई मोड़ वगैरह नहीं है। अब हम ये बताओ आप, ए ज्यादा खिसेगी या बी वाली एक्टिवा? कौन सी एक्टिवा जल्दी खराब होगी? ऑब्वियस है जो ज्यादा यूज की हमने, 5 आवर्स के लिए जो यूज कर रहे हैं वो एक्टिवा जल्दी खराब होगी एज कंपेयर टू दिस। सो एक्टिवा ए जो है उसमें वियर एंड टियर ज्यादा होगा, उसमें घिसावट ज्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं कि मोर एन एसेट इज यूज्ड, मोर एन एसेट इज यूज्ड, मोर या ग्रेटर, कुछ भी लिख सकते हो, इज दी वियर एंड टियर। और अगर वियर एंड टियर अगर उसकी घसावट जो है वो ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि उसकी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रक्शन, मींस कि फिजिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट जो है वो रिड्यूस कर देता है। इसमें कॉजेज आते हैं, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्लड आ गया उस एरिया में, या फायर लग गई तो फिजिकली डिस्ट्रॉय हो गया, कोई चांस नहीं था, कोई घिसावट नहीं हुई उसकी, आग लग गई, इन वजहों से भी जो है फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमने कुछ नहीं करना होता इसमें, कोई डेप्रिसिएशन का चांस नहीं था। फिजिकल डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारी यूटिलिटी वैल्यू, मींस यूटिलिटी मींस यूज करने की वैल्यू जो है वो कम हो गई, फिजिकली वो डिस्ट्रॉय हो गई। अगर आग ही लग गई उस चीज को, मशीनरी को, तो वो डेप्रिसिएशन के काबिल ही नहीं रहेगी, वो फिजिकली डिस्ट्रॉय होगी पूरी तरह से। नेक्स्ट है डिके। डिके जनरली हम कह सकते हैं कि क्यों होता है, रेन, आयरन, जैसे हमें पता है कि जो लोहा है वो जब बारिश वाला मौसम होता है, जहाँ रेनी सीजन होता है, बरसात होती है, तो क्या होता है उससे जंग लग जाता है, चेंज हो गया वेदर, या और भी कुछ नेचर की में हुआ, या मॉइस्चराइजेशन हुई, उसकी वजह से जो एसिड है उसमें जंग लग गया, या कुछ भी आप कह सकते हो कि कमी हो गई उसमें किसी चीज की, तो उसको हम कहेंगे डिके। जैसे जो मशीनरी है, लोहा एक तरह का, सो जब बरसात वाला मौसम होता है तो वो जो है आवाज ज्यादा करती है क्योंकि उसमें जंग लग जाता है। सो जनरली प्रेफर किया जाता है कि उसमें हम ऑयलिंग कर दें। सो वो क्या है, एक डेप्रिसिएशन ही है कि उसकी कम हो गई वैल्यू। इकोनॉमिक कॉस्ट, ये थे फिजिकल कॉस्ट की, जब फिजिकली कोई भी हमारी जो मशीनरी है या एसेट है वो खराब हो गई। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट की, इकोनॉमी से रिलेटेड हम बात करें अगर पैसे की वजह से। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस मीन्स कि पुराना जो हमारा एसेट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फैशन चेंज हुआ, नई इन्वेंशन हुई, ट्रेंड आया नया, नई टेक्नोलॉजी का। सो बेशक हमारी जो पुरानी मशीनरी है वो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको बेच दिया और नई खरीद ली। ये जो हमने पुरानी अच्छी चल रही थी फिर भी उसको बेच दिया, ये है हमारा ऑब्सोलेसेंस की। अभी वो और चल सकती थी अगर न्यू इन्वेंशन ना हुई होती।
नेक्स्ट आता है हमारे पास इनएडिक्वेसी। कहते हैं मीन्स कि अगर कोई भी एसेट है वो अब इट रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द यूज ऑफ एन एसेट ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब पहले एक मशीनरी थी, यहीं पे हम एग्जांपल ले लें, एक मशीनरी है वो कितने प्रोडक्ट्स बना रही है 40, ओके है। अब बिजनेस एक्सपैंड हो गया, ये था डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस चल रहा था। अब जो है वो बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे चला गया और मशीनरी को बनाने पड़ गए 80 प्रोडक्ट्स, और 80 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये जो मशीनरी है ये इनएडिक्वेट है, इनकैपेबल है। मीन्स कि एसेट हम स्टिल यूज कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंट जो उसकी एक्टिविटी जो हमें चाहिए वो इनएडिक्वेट हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ्लेक्शन ऑफ टाइम। मीन्स कि जैसे लीज, पेटेंट्स, लाइसेंस, लीगल राइट्स जो वो एक्सपायर हो गई हैं, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ वो जो अपनी वैल्यू लूज करती जाती हैं, सो इनकी कॉस्ट जो रिटर्न ऑफ की जाती है। सिंपली आप इफ्लेक्शन ऑफ टाइम में देखिए कि जैसे जैसे हमारा जो टाइम है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा, लीज पे, पेटेंट पे, अगर कोई चीज पेटेंट है हमारे पास तो ऑब्वियस वो एक्सपायर होगा। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हमें फिर से पैसे देने पड़ेंगे और फिर से वो एक्वायर करना पड़ेगा। डिप्लीशन, डिप्लीशन जो है जनरली वो ऑयल वेल्स में होती है, माइंस में होती है, कि जैसे हम एक्सट्रैक्ट करी जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं तेल, तेल ऑब्वियसली नीचे खत्म हो रहा है, सो ये डिप्लीशन हो रही है। एग्जॉशन मींस एसेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग को भी हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एक एसेट मानते हैं। सो प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी भी तो लाइफ की एक वैल्यू होती है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है, उनकी खुद की एज है, और जो एग्जॉस्ट मीन्स वो खत्म हो जाते हैं एक टाइम आने पे जब उनकी एज एक्सपायर हो जाती है। जैसे जनरली अगर हम बात करें 90, 95, पहले इतनी एज थी, आजकल वो कम हो गई है, सो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है एज। ठीक है जी, ये थे हमारे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मींस के फीचर्स क्या क्या डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन जो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, हर साल अगर हम बात करें, हर साल जब भी हमारी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट बनती है तो उसमें एसेट में से डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, मींस हमें अपनी जो प्रॉफिट है उसका कुछ पोर्शन जो है हम एज ए डेप्रिसिएशन रखते हैं, पैसा वो हमारा एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर हम कैश में बात करें तो वो कैश में नहीं होता, जनरली हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होता है। सो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, फिजिकल भी है और इकोनॉमिक भी। हमने पहले पढ़ लिया कि फिजिकल भी हो सकती है डेप्रिसिएशन और इकोनॉमिकली भी हो सकती है। डेप्रिसिएशन से क्या होता है कि हम जो कॉस्ट है उसको एलोकेट करते हैं, बल्कि फिक्स्ड एसेट को वैल्यू नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई अब हमारी फिक्स जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की वो 80,000 होगी, 90,000 होगी, नहीं। बस जनरली जो डेप्रिसिएशन होती है वो क्या होता है कि जो हमने कॉस्ट खरीदी होती है 1 लाख रुपया, बहुत बड़ी अमाउंट है अगर मान लें हम, तो इस 1 लाख को हम बांट देते हैं 10-10 हजार में, 20-20 हजार में, 15-15 हजार में, हर साल इसको माइनस करते रहते हैं, सो दैट कि हमारी जो कॉस्ट है वो हमें ऐसा ना लगे कि एक ही साल इतना खर्चा आ गया और उस साल के प्रॉफिट्स कम हो जाएं और बाकी सालों के प्रॉफिट्स ज्यादा शो हो जाएं। डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट्स हैं, सिर्फ इनके रिस्पेक्ट में ही चार्ज होगा, करंट एसेट्स में नहीं होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो डेप्रिसिएशन है वो जनरली फिक्स्ड एसेट्स में होता है, क्योंकि यही एसेट्स होते हैं जो 1 साल से ज्यादा चलते हैं। डेप्रिसिएशन कॉन्टिन्यूसली फॉल होती है, यूटिलिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मींस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की। ये रेवेन्यू को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का उसमें से माइनस होता है। एक बार हमने डेप्रिसिएशन लगा ली, हम बाद में इसको कैंसिल नहीं कर सकते, और डेप्रिसिएशन लगनी ही लगनी है, चाहे आप एसेट को अच्छे से हैंडल कर रहे हो या उसको निग्लेक्ट कर रहे हो या उसको थोड़ी टाइम के लिए यूज कर रहे हो। अगर एक बार आपने एसेट खरीद ली तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। नेक्स्ट है कि जो डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक मैनर में हम कैलकुलेट करते हैं, ऑल्दो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल के नहीं आती, हम एस्टिमेट करते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर मेथड है। ये नहीं है कि इस साल हमने 10,000 लगा लिया, अगले साल प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो 20,000 लगा दी, नो। जो इसकी हमने मैनर सेट किया उसी में इसको कैलकुलेट करना है। और जो टोटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो कभी भी जो है कॉस्ट से ज्यादा नहीं होती। डेप्रिसिएशन अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ गई उस एसेट की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने लगानी होती है बुक वैल्यू के ऊपर।
ना कि मार्केट वैल्यू के ऊपर। अगर बुक वैल्यू 1 लाख है तो वो 1 लाख की डेप्रिसिएशन लगेगी, चाहे एसेट की मार्केट वैल्यू 1 लाख से 1,20,000 हो जाए या 80,000 हो जाए। ये थे हमारे फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन मींस कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन या नीड फॉर चार्जिंग, क्यों हम जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? अपने प्रॉफिट्स को करेक्ट कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम 1 साल एसेट खरीद रहे हैं तो उस साल तो प्रॉफिट फिर हमारे बहुत कम शो होंगे, और अगले साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस साल हमने डेप्रिसिएशन नहीं खरीदी। सो डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए खर्चा होता है। अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर प्रॉफिट सही चाहिए तो ऑब्वियस है हमें अपनी बैलेंस शीट की जो पोजीशन है हमारी, वो भी हमें अपनी अच्छी एक्यूरेट फाइंड करना चाहते हैं कि वो अच्छी हो, कोई ज़्यादा ना शो हो जाए हमारे एसेट्स जो है बैलेंस शीट में। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो जो क्या होगा कि हमारे एसेट्स हैं वो ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, और ऐसी ओवर वैल्यू कभी भी हमारी जो बिजनेस है उसकी ट्रू या फेयर पिक्चर नहीं प्रोवाइड करेगी। एक्यूरेट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अब जो मैन्युफैक्चरर गुड्स का, जिसने प्लांट्स, मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट से सारे उसको चाहिए, क्योंकि उसने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं। सो इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो उसकी फैक्ट्री का खर्चा है, जो उसके कॉस्ट को एक्यूरेटली जो है हमें पता कर देता है कि कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है वो हम डेप्रिसिएशन से पता कर सकते हैं। अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं हम इंक्लूड करेंगे, सो अपनी डेप्रिसिएशन, हमने जो है अपनी मशीनरी क्यों घिसाई? क्योंकि हमने दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाने थे, और अगर हम वो जो घिसाई हमने मशीनरी घिसावट है वो अपनी खर्चे में नहीं ऐड करेंगे तो हम उसको रिकवर भी नहीं कर पाएंगे दूसरों के से जिनके लिए हमने गुड्स बनाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। हमने जो है डिविडेंड देना होता है, बांटना होता है, प्रॉफिट्स में से बांटना होता है, और जब डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है तो उससे क्या होता है कि प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं, और जो डिविडेंड देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके लिए जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, वो थोड़ा बचता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रीप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अब 5 साल हमने पीछे किया ना कि 5 साल तक हमने, 4 साल तक हमने पेटेंट को जो है वो लगाई थी, 5 ही लिख लेते हैं हम, डेप्रिसिएशन। अब हर साल अगर मैं मान लूँ कि पेटेंट मेरा 1 लाख रुपए का था, और हर साल जो है वो मैं 10,000 जो है डेप्रिसिएट कर रही हूँ, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। सो 10,000 प्लस 10, 10,000 प्लस 10,000, 20,000 प्लस 10,000, 30,000 प्लस 10,000, 40,000 एंड प्लस 10,000 मीन्स 10, 20, 30, 40 एंड 50। टोटल हमारे पास 50,000 जो है वो हमने ले लिया, यहाँ से डेप्रिसिएशन से हमने पैसा ले लिया, और जो बाकी का 50,000 है वो हम इधर उधर से या लोन लेकर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स कर लेंगे। मींस जो भी एसेट हमने बिजनेस में यूज़ किया उसको एक ना एक टाइम के पीरियड के बाद हमने रिप्लेस करना होता है, और उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं। सो अगर हम प्रॉपर मेथड के साथ अप्लाई करें, जो भी हमें कन्वीनियंट लगता है कि हाँ भाई ये मेथड हमारे लिए सही है डेप्रिसिएशन का, तो हम ये मेथड फॉलो कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जब एक्सपायर होगी उस एसेट की लाइफ तो हमारे पास अवेलेबल होंगे बट कुछ फंड्स जिनको हम यूटिलाइज करके आराम से एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं, और हमें इतना बर्डन भी नहीं लगेगा। इनकम टैक्स में भी इसकी सेविंग्स होती हैं। जो डेप्रिसिएशन अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दी, एक्सपेंस होता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, सो उससे क्या हो गया, हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए, कम हो गए, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। सो ऑब्वियस है जो हमने टैक्स लाइबिलिटी पे करनी थी उस प्रॉफिट के ऊपर, उस प्रॉफिट को जो टैक्स लगना था वो भी कम हो गया। क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट था 20,000 और उसमें से 10,000 चली गई हमारी डेप्रिसिएशन, तो बचा कितना, 10,000। 10,000 पे अब टैक्स लगेगा, पहले 20 पे लगना था। सो ये टैक्स में भी हमें हेल्पफुल होता है, इसलिए भी हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। सो ये 6 पॉइंट्स थे जिन्होंने प्रूव किया कि हमें डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डेप्रिसिएशन के। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेसिक फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन को। फर्स्ट है जीएसटी टैक्स। जो जीएसटी है वो हम खरीदने पे पे करते हैं। जब हमने कोई एसेट खरीदी है, अगर वो एसेट है हमारे पास 1 लाख रुपए की, ये एसेट है
इसकी कॉस्ट है ये। जब हमने ये एसेट खरीदी तो हमें जो है वो जीएसटी भी पे करने पड़ी, मींस टैक्स पे करना पड़ा, और वो था 10,000 का। टोटल हमने कितना पे किया? 1,10,000, लेकिन ये हमने अपनी कॉस्ट में शो नहीं करना। ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं कि जो जीएसटी हम पे करते हैं एसेट के ऊपर, वो उसका एसेट का खर्चा नहीं होती, क्योंकि जो जीएसटी बायर ने पे की, जो जीएसटी ए ने पे की है वो 10,000 की। अब इस मशीनरी से जो सामान बनेगा वो उसने बी को बेच दिया 20,000 का, जिसमें से 5,000 थी हमारी जीएसटी जो बी ने पे की है, और हमें तो रिसीव हुई है। ये हमने जीएसटी वाला टॉपिक जो है पहले किया हुआ कवर, कि अगर मैंने सिंपल अगर हम देखें, ए ने 10,000 की टैक्स पे किया और बी ने भी टैक्स पे किया 10,000 का, या इसने 5,000 का पे किया। जब ए ने सामान बेचा था बी को, तो उसने बी ने कितना टैक्स पे किया? 10,000। जब बी ने सामान बेचा ए को, तो ए ने कितना टैक्स पे किया? 10,000। मीन्स दोनों का टैक्स जो है वो सेट ऑफ हो गया। जहां अगर इसने 5,000 भी पे किया, ठीक है, ए ने जब 20 को सामान बेचा तो इसने कितना, ए ने कितना पे किया? 10। और जब बी ने ए को सामान बेचा तो इसने कितना किया? अब इसने 5,000 पे किया। तो अगर सेट ऑफ करेंगे तो 5,000 रुपये जो है वो ए ने ज्यादा पे किए हुए हैं, तो इसने सेट ऑफ कर लिया। सो जो हम टैक्स है वो हम नहीं इंक्लूड करते अपनी कॉस्ट में। सो एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो भी अमाउंट उन्होंने कही हो, और फिर डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट ऑफ एसेट पे चार्ज करते हैं विदाउट जीएसटी। सो जीएसटी भी इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर हमने अपनी कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड कर लिया तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कॉस्ट एसेट की बढ़ जाएगी। सो जीएसटी हम इंक्लूड नहीं करते। कॉस्ट ऑफ एसेट, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, जो हमने एक्विजिशन के टाइम पे एसेट की पे की थी ना, उसमें ये इंस्टॉलेशन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, वो सारे ऐड होंगे, और टोटल एग्रीगेट अमाउंट जो है वो फिर कॉस्ट ऑफ एसेट आएगी, और उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ मीन्स कि ये एसेट जो है, पर्टिकुलर एसेट कितने साल चलेगी, उसके हिसाब से भी हम जो है अपनी डेप्रिसिएशन को लगाएंगे। सैल्वेज या रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू अगर हम बात करें, हमारी एक्टिवा थी, जो हमने एक्टिवा के सिंपल एग्जांपल हैं क्योंकि आजकल हम सभी यूज करते हैं। आफ्टर 5 इयर्स की अगर हम बात करें तो 1,00,000 की एक्टिवा की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 20,000। अब हमने नई एक्टिवा तो लेनी है, वो भी 1,00,000 की आएगी, लेकिन अब पुरानी को बेचकर हमें कितने पैसे मिले? 10,000। इस 20,000 की इसकी अमाउंट थी, लेकिन हमें जब इसको बेचा तो हमें 10,000 रुपये मिले। और जो 10,000 रुपये क्या, हमारी स्क्रैप वैल्यू मीन्स रद्दी की वैल्यू, कि जब हमने एसेट को बेचना है अब, तो अब डिस्कार्ड करना है, एंड हो गया उसकी लाइफ का, तो अब हमें कितने पैसे मिले। तो ये जो है हम कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर लेते हैं रेसिडुअल वैल्यू को, और हमारे पास आ जाती है डेप्रिसिएबल अमाउंट की, जितनी हमने डेप्रिसिएट करनी होती है अमाउंट। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स रिन्यूअल्स, जब डेप्रिसिएशन, अगर मान लीजिए आपकी एक्टिवा चल रही है, उसको सर्विसिंग की जरूरत है, 2 साल के बाद सर्विसिंग की जरूरत पड़ी है, ऑल्दो रियलिटी में 2 साल के बाद नहीं पड़ती, वो 6 मंथ्स जैसे आपने यूज किया उसको वैसे, लेकिन यहाँ पे अगर उसको 2 साल के बाद रिपेयर्स की सर्विसेज की जरूरत पड़ी है, तो वो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? डेप्रिसिएशन के पैसे में से यूज करेंगे, उससे भी डेप्रिसिएशन इफेक्ट होगी। डेप्रिसिएशन अगर इन ऑब्सोलेसेंस होगी, तो उस केस में अब डेप्रिसिएशन कैसे इफेक्ट होगी? अगर एक एसेट है जिसकी अब नील वैल्यू हो चुकी है क्योंकि न्यू इन्वेंशन आ गई, सो अब उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए होगी हमें, मोर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब जो नई मशीनरी है उसको तो ऑब्वियसली हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। एक एसेट थी जिसने 6 साल चलना था, लेकिन 5 साल में ही वो ऑब्सोलेट हो गई, बंद हो गई, ऑल्दो वो चल सकती है लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। सो अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम जो है वो ज़्यादा लगाएंगे, और क्योंकि हमें न्यू जो इनोवेशन हुई है, इन्वेंशन है, ये टेक्नोलॉजी है, उसको अब खरीदना है। लीगल प्रोविजंस है, इनकम टैक्स एक्ट है, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, ये कुछ एक्ट्स हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि आपने डेप्रिसिएशन लगानी ही लगानी है, मैंडेटरी किया हुआ है। एसेट में एडिशन,
कोई भी अगर एसेट है उसको आप एक्सटेंड किया या एडिशन किया पुरानी मशीनरी पे, पहले आपके पास 5 मशीनरीज थी, अब एक और खरीद ली है, 6 हो गई है, तो अब 6 पे डेप्रिसिएशन चलेगी। ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने कहा टैक्स नहीं इंक्लूड करना, जो कॉस्ट है उसमें लोडिंग अनलोडिंग सारे खर्चे आएंगे, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितनी है उसके हिसाब से, स्क्रैप वैल्यू कितनी निकलेगी या उसकी रिपेयर्स में चाहिए पैसा, सो उस हिसाब से हमने अपनी डेप्रिसिएशन देख लेनी है। कुछ टर्म्स हैं जैसे डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, ऑब्सोलेसेंस, अमोर्टाइजेशन और डिलैपिडेशन, इनमें उन्होंने इनके मीनिंग्स बताए हुए हैं, देख लेते हैं हम थोड़ा सा। डिप्लीशन क्या होती है कि रिमूवल ऑफ एन अवेलेबल बट इररिप्लेसेबल रिसोर्स। डिप्लीशन उन चीज़ों की होती है जो रिप्लेस हम नहीं करते। डेप्रिसिएशन में तो हम रिप्लेस कर देते हैं अपनी पुरानी एसेट को, लेकिन अगर एक बार ऑयल वेल में से ख़त्म हो गया, कोल माइंस में से कोल ख़त्म हो गई, तो वो वापस नहीं आएंगी, रिप्लेस नहीं कर सकते। सो उन चीज़ों के लिए हम डिप्लीशन यूज़ करते हैं वर्ड। ऑल्दो जो ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का वही डिप्लीशन का है। अमोर्टाइजेशन मीन्स अब हमने इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, जिनको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, उनको जब राइट ऑफ करना है तो वो अमोर्टाइजेशन होगी। अमोर्टाइजेशन भी एक एक्सपेंस है। ये सभी वर्ड्स जो है इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन इनके मीनिंग जो है वो अलग अलग है। काम इसने भी वही किया कि डेप्रिसिएशन ने भी वही किया, इसने भी राइट ऑफ किया बट इनटेंजिबल एसेट्स को, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट्स को रिप्लेस करती है। डिलैपिडेशन मीन्स कि डैमेज डन टू अ बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग टेनेंसी। जब कोई प्रॉपर्टी हमने लीज पे ली होती है और उसको लैंडलॉर्ड को वापस करना होता है लैंडलॉर्ड को, तब जो एक एग्रीमेंट होता है लेसी, और एज पर एग्रीमेंट हमने सारी कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। उस टाइम पे जो है हम एक प्रोविज़न पहले ही क्रिएट कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी अकाउंट को डेबिट करके कि कितने अमाउंट हमने जो है वो पे आउट करनी है। डेप्रिसिएशन तो टोटल कॉस्ट होती है एसेट की, और कोई भी अगर हमने बाद में पेमेंट करनी है। डिलैपिडेशन में बी डेबिटेड टू द प्रोविजन फॉर डिलैपिडेशन अकाउंट। डिलैपिडेशन मीन्स कि जैसे हमने लीज पे कोई सामान खरीदा है, बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग को डैमेज पहुंचा, कोई भी प्रॉपर्टी है वो हमने लंबे समय के लिए रेंट पे ली थी और उसको कोई डैमेज पहुंचा, तो उसको भी हमने जो है वो कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये डिलैपिडेशन टर्म में सब कुछ हमें मिलेगा। ऑब्सोलेसेंस हमने पहले ही कर लिया कि न्यू इनोवेशन आई है, प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो गया, डिज़ाइन ही प्रोडक्ट का चेंज हो गया, मॉडल चेंज हो गया या उस प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आया, तो ये होगी ऑब्सोलेसेंस की। पुरानी अच्छी वाली चल रही थी, लेकिन फिर भी जो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो अपना प्रोडक्ट अपनी एसेट जो है चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब हमने डेप्रिसिएशन करनी है तो हमने तीन चीज़ों को देखना है। ओरिजिनल कॉस्ट देखनी है एसेट की, उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू देखनी है, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ देखनी है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वैल्यू जिसमें सारे इनवॉइस प्राइस में ऑब्वियस हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है, अगर हमने कैश में पे आउट किया या बल्क में कुछ सामान खरीदा और हमें कोई डिस्काउंट मिला तो वो लेस होगा, और प्लस कर लेना सारी कॉस्ट जो उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, यहाँ से हमने जो है उस मशीनरी को खरीदा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हमने उसको यूज़ करना है, जितना भी खर्चा पड़ा वो सारा जो है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मींस कि लास्ट में रद्दी में जब उसको बेचना तो उसकी कितनी वैल्यू होगी। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ की, वो कितने साल तक चलेगी अच्छी वाली। इम्प्लीकेशंस ऑफ डेप्रिसिएशन हमने कहाँ कहाँ इम्प्लाई करना है। पीरियोडिक, उससे क्या होगा कि अगर हम डेप्रिसिएशन इम्प्लाई करेंगे तो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो अंडरस्टेट हो जाएंगे, प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे। यही होगा कि खर्चे हमारे कम शो होंगे अगर हम डेप्रिसिएशन इम्प्लीकेशंस में हमने यही लिखना है कि अगर हम अपने डेप्रिसिएशन की इम्पोर्टेंस कि अगर हम उसे नहीं जो है स्टेट कर रहे, डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे, अपने शो कर रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, तो उससे क्या होगा, एक्सपेंसेस कम हो स्टेट होंगे, प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे, एसेट की वैल्यूएशन ओवरस्टेट हो जाएगी, कैपिटल हमारी डिप्लीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस जो है हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने इंक्लूड ही नहीं किया, नेट वर्थ जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगी, बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन सा
डिप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करना है उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं कि जो भी मेथड आपने यूज़ करना है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि एक साल ये कर लिया दूसरे साल ये कर लिया। कंजर्वेटिज्म मीन्स कि ये कंसेप्ट जो है कंजर्वेटिज्म का बल्कि सिर्फ डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करने के लिए नहीं अप्लाई करना हमने, बट ऑल्सो उसकी लाइफ को एस्टिमेट करने के लिए या उसकी सैल्वेज वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि ये एस्टिमेट है और जो डेप्रिसिएशन है वो हायर पीरियोडिक एक्सपेंस इन ऑर्डर टू ओवरस्टेटिंग प्रॉफिट्स नहीं होनी चाहिए कि प्रॉफिट्स ज़्यादा ना शो हों इसीलिए हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितनी डेप्रिसिएशन लगानी है वो रियल होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी। इनकम टैक्स की उस मेथड से हमें टैक्स पे करने में भी फ़ायदा हो वो वाली मेथड लगाना है कि वो मेथड जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया हो कि हाँ अगर आप ये मेथड एप्रिसिएशन का लगा रहे हो तो आपको टैक्स कम पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर कैलकुलेट करने में वो आसान हो, हमें सिंपल हो। बेनिफिट अगर एक एसेट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस को बहुत ज़्यादा अर्लियर ईयर्स में और कम प्रोवाइड करता है लेटर ईयर्स में, क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी वो कम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी हमें। सो डेप्रिसिएशन जो है कुछ जब सर्विसेज ज़्यादा हो रही हैं उस प्रोडक्ट उस एसेट की वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर पुराने सालों में वो कम काम कर रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉज। क्या अहम कारण है कि हमारे एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है? कुछ भी हो सकता है, वो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की वजह से, अगर कोल माइंस की बात कर रहे हैं तो। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वही ऑब्सोलेसेंस की अगर ऑब्सोलेसेंस आ जाती है सो उससे क्या होगा, न्यू इनोवेशन आई है तो हमें ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी क्योंकि हम जल्दी उस न्यू इनोवेशन वाली टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहते हैं और पुरानी बेचना चाहते हैं। लॉ ऑफ लैंड कि वहाँ के जगह का लॉ क्या कहता है कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जितनी भी लिमिटेड कंपनीज हैं उन सभी ने डेप्रिसिएशन लगानी है, उनके रेट्स भी स्पेसिफाइड है शेड्यूल 14 में कंपनीज एक्ट के। सो ये थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हमने ध्यान में रखने हैं जब हमने डेप्रिसिएशन को सिलेक्ट करना है। डेप्रिसिएशन अ सोर्स ऑफ फंड। जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कोई बाहरली पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, और ये हम यूज चार्ज करते हैं अपनी एसेट की कॉस्ट को राइट ऑफ करने के लिए। ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये सिर्फ जो इनकम अवेलेबल है टैक्स जिस इनकम पे लगना है उसको इफेक्ट करेगी या जो पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेथड्स जो है रिकॉर्ड करने के डेप्रिसिएशन और कौन कौन से मेथड्स जो है वो हमने फॉलो आउट करने हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हम इस वीडियो में हमने थ्योरी कवर आउट किया और जनरली जो है इस चैप्टर में से मोस्टली हम देखते हैं कि हमें न्यूमेरिकल जो है वो आता है पेपर में, और इस चैप्टर के प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स वो 23 है और हम 23 के 23 जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे अच्छे से, सो दैट कि हमारे पेपर में कहीं से भी एप्रिसिएशन का अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो हम उसे सॉल्व कर सकें। सो आई होप आपको ये समझ आया हो थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी आज हमने कवर आउट किया। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि हमारे अकाउंटेंसी में इस टॉपिक के रिलेटेड हम जितने भी ये चैप्टर्स हैं, ये 8 के चैप्टर्स 8 जो हैं वो सारे कवर आउट करेंगे, और इस चैप्टर में अगर 23 न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें अगर 40 न्यूमेरिकल्स भी हुए तो अब भी हम उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लीजिए जैसे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा जैसे मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।